हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हूँ एक नए कंटेंट के साथ में। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था और बच्चों के भी काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे, सर एसएससी स्टेनो का लेकर आइए, एसएससी स्टेनो का लेकर आइए। तो मैं आपके लिए दोबारा से एसएससी स्टेनो का 2025 का जो टारगेट एग्जाम है उसको ध्यान में रखते हुए मैं एक सीरीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ। इस सीरीज़ में हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। 10/12/2024 ये एग्ज़ाम डेट है हमारे पास में, और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो सेट नंबर 7 है। एक चीज़ थोड़ा सा याद दिला दूं, रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके सामने वीडियो लेकर प्रेजेंट होता हूं, और इस वीडियोस में मैं कहां तक क्या क्या सॉल्व करवा चुका हूं मैं बता दूं। मैं यहां से 1 से लेकर ये मैं क्वेश्चन नंबर 50 तक सॉल्व करवा चुका हूं। यहाँ तक मैंने सॉल्व करवा दिया। इसके अंदर पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस हैं जिनमें मैं 50 तक सॉल्व करवा चुका हूँ। अब आज जो है मेरा 51 से स्टार्ट होने वाला है, तो बिना समय गवाए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 51। तो यहाँ पे देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लूज कैनन यानी अनियंत्रित व्यक्ति। इसका मतलब क्या होता है, व्यक्ति जिसका मानसिक और संतुलन खो गया है, अनियंत्रित व्यक्ति या अनकंट्रोलेबल पर्सन कह सकते हैं। ठीक है, लूज कैनन का मतलब ये होता है। कैनन का मतलब क्या होता है, तोप होता है, और लूज का मतलब ऐसी कैनन जो अपने हाथ से छूट गई है या ढीली हो गई है वो। तो बोला गया हमारे पास में समवन हु इज क्वाइट एंड रिजर्व्ड इन सोशल सिचुएशन। कोई व्यक्ति सोशल सिचुएशन में क्या हो जाए, शांत पड़ जाए, ऐसा क्या, बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट दिया हुआ समवन हु इज अनप्रेडिक्टेबल एंड लिएबिलिटी टू कॉज प्रॉब्लम। ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में पता नहीं है कि अगला क्या स्टेप करेगा, या ऐसा व्यक्ति जो प्रॉब्लम को खड़ा कर सकता है, अनियंत्रित व्यक्ति। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। चलिए बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। मुझे क्या बताना है, इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है। लिखा हुआ है वन शुड कीप। देखिए मैं बार बार बोल रहा था कि प्रोनाउन चैप्टर में से ये वन वाला क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। जब वन सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आगे हम किसका यूज़ करेंगे भैया, वंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी, ये प्रोनाउन का चैप्टर है बेटा। ध्यान रखिए, वन सब्जेक्ट होता है, वन ऑब्जेक्ट होता है, और वंस हमारे पास में पॉजिटिव केस होता है, और इसी की रिक्वायरमेंट थी ऑप्शन नंबर बी। 53 पर आ जाइए। 53 में क्या बोला गया है, फॉर नो डैश रीजन द ट्रेन सडनली स्टॉप्ड एंड द पैसेंजर वेंट टू स्टेट ऑफ पैनिक। अचानक से ट्रेन रुक गई और पैसेंजर्स क्या, घबरा गए। तो बिना किसी कारण, है ना, कोई बिना स्पष्ट कारण के। तो पहला जो वर्ड है हमारे पास में फ्लोरिड। फ्लोरिड का मतलब होता है किसी चीज़ को मतलब क्या करना, डेकोरेट कर देना। ठीक है, अलंकृत हो, डेकोरेट हो कोई चीज़। अच्छा, गॉडी का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ भड़कीली होती है ना, बहुत ज़्यादा चमकदार हो, भड़कीला हो, है ना। इसको पॉम्पी टाइप का कह सकते हैं आप, पॉम्पी भी कह सकते हो, भड़कीला, पॉम्पी। नेक्स्ट है हमारे पास टेकन। टेकन का मतलब प्राप्त करना, और इसका मतलब होता है अपेरेंट का मतलब कोई चीज़ हमें बिल्कुल सामने पता चल रही हो। तो जो है कि बिना किसी क्लियर रीज़न के ट्रेन रुकी, है ना, जिसकी वजह से पैसेंजर पैनिक हो गए, घबरा गए। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। देखिए मेरा पढ़ाने की थोड़ी स्पीड फास्ट रहेगी, उसका रीज़न ये है कि अब आपका एग्ज़ाम आने वाला है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यूएबल कंटेंट आपको दे सकूं जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर मैं वो 10 क्वेश्चन को 1 घंटे तक घुमाता रहूंगा ना, तो फिर तो मैंने आपका सिलेक्शन ले लिया, फिर तो भूल जाओ कि सिलेक्शन होगा। मैंने खुद ने ये एग्ज़ाम दिया, क्रैक भी किया मैंने इसका फर्स्ट, मेरिट में आउट हो गया मैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी पहुंचा था मैं। तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गई, पूरा का पूरा टाइम मैनेजमेंट का खेल है। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर है, सारी चीज़ें प्रॉपर है, तो आपका सिलेक्शन होता है, अदरवाइज रह जाओगे आप। द गीता इज डैश सेक्रेड बुक ऑफ द हिंदू। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट है, मोस्ट से पहले क्या आएगा, दा का यूज किया जाएगा, इसलिए फाइनल आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना वॉज बिल्ड टू लिंक एग्जिस्टिंग फोर्टिफिकेशन इन टू अ यूनाइटेड डैश सिस्टम टू कीप द इन्वेडिंग मंगोल्स ट्राइब्स आउट ऑफ द चाइना। चाइना के पास में एक दीवार बनी हुई है, चीन की जो दीवार बोला जाता है। मंगोल के आक्रमणों से बचने के लिए चाइना ने क्या किया था, अपना एक डिफेंस सिस्टम बनाया था, एक दीवार बनाई थी। तो इकोलॉजिकल मतलब पर्यावरण होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो क्या वो एनवायरमेंट ने बना के दे दी थी उनको, नहीं भैया। इरिगेशन का मतलब होता है पौधों में पानी देना, सिंचाई करना, वाटरिंग।
कॉर्पोरेट का मतलब आपको पता ही है, बिजनेस वगैरह जो होते हैं, बिजनेस कॉर्पोरेट्स होते हैं, बिजनेस, ठीक है, बिजनेस। अब डिफेंस का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, प्रोटेक्शन। तो वो जो दीवार बनाई गई थी किसके लिए बनाई गई थी, डिफेंस के लिए बनाई गई थी, सुरक्षा के लिए बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 56 पर आइए। 56 में आपको क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच बताना है। देखिए अक्सर क्या होता था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आता था, लेकिन अब सिस्टम ये है कि क्वेश्चन होगा इनडायरेक्ट में और आंसर आपको बनाना पड़ेगा डायरेक्ट में। तो शुरू हो जाइए, मैं आपको बता दूं, डायरेक्ट स्पीच में होता है विल, इनडायरेक्ट स्पीच में होता है वुड। डायरेक्ट स्पीच में होता है हमारे पास में नाउ, और इनडायरेक्ट स्पीच में होता है देन। तो ये दो चीज़ों को आपको इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्ट आउट करना है, उल्टा चलना है हमको। एक वुड दिया हुआ है और यहाँ पे देन दिया हुआ है, हमको वुड को कन्वर्ट करना है किसमें, विल में। तो वुड को कन्वर्ट करो विल, यहाँ वुड आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ हैव आ रहा है, गलत हो गया। यहाँ विल आ रहा है, यहाँ पर भी विल आ रहा है। तो फर्स्ट सी और डी में से कोई एक हो सकता है। अगला करेक्शन और देखो, देन से क्या बनेगा, नाउ बनेगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, नाउ आ रहा है, यहाँ पे देन आ रहा है, देन का देन तो नहीं होगा, देन का नाउ होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 57 पे। द डिफरेंस बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल स्टिल डैश इन अवर सोसाइटी। हमारे भारत के अंदर आज भी महिला और पुरुषों के बीच में जो अंतर है वो व्याप्त है। इंसिस्ट का मतलब होता है किसी पे दबाव देना, प्रेशर बनाना। रिक्वायर्स का मतलब होता है नीड, क्या महिला और पुरुष के बीच में अंतर की आवश्यकता है, नहीं। डिफेक्ट का मतलब आप सभी को मालूम है, फॉल्ट होता है, प्रॉब्लम होता है। परसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज का बने रहना, ठीक है। तो अभी भी क्या है, बना हुआ है, बने रहा है, बना बना रहा। जो अंतर है वो कैसा है, बना हुआ है, ठीक है। अंतर की सीमा बनी हुई है, बनी रही है, एक बार रही है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी माय फाइनल आंसर। नेक्स्ट आ जाइए 58 पर। 58 क्या बोल रहा है, अच्छा अच्छा, अगर 58 का अगर मैंने पहला वाला बना दिया ना तो बाकी सारे मेरे बन जाएंगे। 58 में अगर मैंने पहला वाला सेंटेंस को सिलेक्ट कर लिया ना तो बाकी मेरे सारे सिलेक्शन सही हो जाएंगे। अच्छा देखो एक ज़रूरी चीज़, नाउ से सेंटेंस एकदम से शुरू नहीं करेंगे आप। नाउ बिफोर यू आस्क, बिफोर मतलब पूछने से पहले, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सेंटेंस मेरे को ठीक नहीं लग रहा। लेट मी बी द फर्स्ट टू विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए कहानी ये समझ में आ रही है कि हैप्पी न्यू ईयर की बात चल रही है। अगर मैं सी से सेंटेंस शुरू करता हूं तो देखो कैसे बन सकता है, इन केस नन ऑफ योर फ्रेंड और फैमिली डिड सो। आपके फैमिली वालों ने या फ्रेंड ने ऐसा नहीं किया होगा, फिर बी लेते हैं। लेट मी बी द फर्स्ट टू विश यू आ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। तो मैं पहला व्यक्ति होऊंगा या मेरा पहला पहला अवसर होगा कि मैं आपको सबसे पहले विश कर रहा हूं। सी के बाद बी, फिर आ गया डी, नाउ बिफोर यू आस्क वेदर द स्प्रिंग सनशाइन हैज गॉन टू माई हेड। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें कि जो वसंत की जो धूप है वो खिलने लगी है, मेरे सिर पर आने लगी है, आई मस्ट टेल यू, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आई एम रेफरिंग टू द टैक्स ईयर विच बिगेन्स ऑन द 1 अप्रैल। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, टैक्स ईयर होता है जिसको जो कब शुरू हो जाता है, 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है। तो कुल मिला के मौसम की घटना या राइटर ने कुछ इस तरीके से प्रस्तुत किया है बात को कि वो हैप्पी न्यू ईयर भी बोल रहा है और हैप्पी न्यू ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डायमंड इन द रफ। डायमंड इन द रफ का मतलब क्या होता है, साधारण, साधारण लेकिन विशेष प्रतिभा, विशेष प्रतिभा। प्रतिभा का मतलब होता है टैलेंट, प्रतिभा वाला व्यक्ति। साधारण तो है लेकिन इसके अंदर प्रतिभा क्या है, विशेष प्रतिभा है इसके पास में। तो आ टॉप मॉडल होगा, नहीं। अनपॉलिश डायमंड, नहीं। एन इंडस्ट्री स्टार स्टक एक्टर, ऐसा नहीं होगा। एन सोफिस्टिकेटेड अनसोफिस्टिकेटेड पर्सन विद पोटेंशियल, एक साधारण व्यक्ति है लेकिन उसके पास में क्या है, क्षमताएं हैं। अ डायमंड इन द रफ, ठीक है। बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 60 पर। अब बर्ड आई व्यू का मतलब क्या होता है कि जैसे पक्षी उड़ता जाता है और ऊंचाई से पूरा का पूरा दृश्य को देख लेता है ना, पूरा का पूरा एरिया को देख लेता है, उसको क्या बोलते हैं। अ मूव और राइज इनटू साइट स्पेशली फ्रॉम द डिस्टेंस, दूर से, डिस्टेंस से ही किसी चीज को पहचान लेना, नहीं। अ क्लियर इंप्रेसिव ऑन व्हाट इज हैपनिंग, कैसा इंप्रेशन होने वाला है, क्या होने वाला है उसके बारे में पहले से जानकारी लगा लेना। अच्छा मेरे को पहले देखना पड़ेगा यार,
प्रॉपरली मेरे को समझना पड़ेगा। चलो देखता हूं मैं। अ लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ समथिंग, किसी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होना, ये तो नहीं हो सकता। टू होल्ड अ नेगेटिव और पेसिमेटिक ओपिनियन, किसी के निराशाजनक ओपिनियन, ये नहीं हो सकता। अ बर्ड्स आई व्यू, अ मूव और राइज इनटू साइट स्पेशली फ्रॉम अ डिस्टेंस, अ क्लियर इंप्रेसिव ऑफ व्हाट इज हैपनिंग। देखिए यहाँ पर आंसर इसका ना बी फॉर बॉम्बे होना चाहिए। रीजन ये है कि इसमें एक सरसरी नज़र में आपको माहौल के बारे में पता चल जाना कि कैसा क्या माहौल है, अच्छा माहौल है कि बुरा माहौल है, तो सरसरी नज़र आप कह सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। द लॉकडाउन ड्यूरिंग द कोविड-19 इन सर्टेन प्लेस हैज़ इम्पोज थ्रेटनिंग कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन मार्केट इकोनॉमी एंड इट विल टेक टाइम टू कवर फ्रॉम दिस। देखिए लॉकडाउन में क्या होता है, ड्यूरिंग लॉकडाउन में कोविड-19 में कुछ स्थानों पर क्या है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, अभी भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को बैन कर देना, रोक लगा देना। तो कहीं पर भी बाज़ारों के अंदर जो इकनॉमी है उसका भी रोक लग गया है, कहीं ना कहीं लोग अभी रिकवर हो रहे हैं, तो कोविड-19 के अंदर लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रहे। तो बिलीव का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। प्रॉब्लम का मतलब तो आपको मालूम है, प्रॉब्लम ही हो गया है। रेस्ट्रिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में बैन लगा देना, इम्पोज कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, अबॉर्ट कर देना। फेथ्स का मतलब भी भरोसा होता है। तो कॉन्स्टेंट का मतलब जो सही निकलेगा वो रेस्ट्रिकेशन लगेगा, रुकावट पैदा करना, रोक लगाना। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच को बनाएंगे। इनडायरेक्ट दिया हुआ है, हमको किस में जाना है, डायरेक्ट में जाना है। कभी भी आस्क्ड आ जाए तो क्वेश्चन मार्क का अप्लाई करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, अगर कुड दिया हुआ है तो कुड का डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, कैन होता है। कुड का क्या बनता है, कैन बनता है। तो बस शुरू हो जाइए कि कहाँ पर कैन है उसको देख लीजिए। यहाँ शुड आ रहा है, फर्स्ट वाला कैंसिल हो गया। सेकंड वाले में कैन आ रहा है, हो सकता है ये आंसर हो। थर्ड वाले में कैन आ रहा है, अभी चेक करते हैं। फोर्थ वाले में कुड आ रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट और जो फोर्थ है वो तो हो गए कैंसिल। अब देखिए व्हाट कैन, कैन के तुरंत बाद में एक सब्जेक्ट होना चाहिए इंटेरोगेटिव के अंदर, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट तो अवेलेबल नहीं है, व्हाट कैन भी कर दिया है। यहाँ पर आपको एक सब्जेक्ट अवेलेबल करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जतिन सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई वाज एट होम यस्टरडे। तो देखो आपको क्या बताना है, इसका आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। तो कैसा बनेगा, जतिन सैड की जगह सैड रहेगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, जो वाज या वर होता है, जब आप उसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हैड बीन बन जाता है। क्या बन जाता है, हैड बीन। तो शुरू हो जाइए, हैड बीन को ढूंढिए। यहाँ वाज आ रहा है, गलत है। यहाँ पे हैड बीन आ रहा है, थोड़ा सा होल्ड करेंगे, बाकी को भी चेक करेंगे। यहाँ वाज आ रहा है, गलत है। यहाँ पे भी वाज आ रहा है, गलत है। तो वाज किस में कन्वर्ट होता है, हैड बीन में। सो ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही आंसर है। और एक और ज़रूरी चीज़, यस्टरडे किस में चेंज होता है, द डे बिफोर में, ठीक है। चलो बढ़ता हूँ आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 64 पर। और 64 को कैसे शॉर्ट आउट करना है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेंटेंस में कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है वो समझिए। बिफोर से अचानक से कोई भी सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है, सडनली से भी कोई सेंटेंस शुरू नहीं हो सकता है। अच्छा बी या डी से हो सकता है। आई स्टिल रिमेंबर माई वेकेशन इन थाईलैंड द डे ऑफ द सुनामी। अच्छा देखिए इसके अंदर एक वर्ड दिया हुआ है सुनामी, यानी कि सुनामी के बारे में चर्चा हो रही है। सुनामी कैसे आई, क्या हुआ, फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें। तो सबसे पहले कोई भी अगर टॉपिक शुरू होता है तो सबसे पहले उसके बारे में, शब्द के बारे में डेफिनेशन आती है। तो द वर्ड सुनामी सेंड्स शिवर्स डाउन माई स्पाइन। जैसे ही मैं सुनामी का नाम सुनता हूं तो मैं बहुत डर जाता हूं। फिर उसके बाद में आएगा डी, आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है, माई वेकेशन इन थाईलैंड, मैंने थाईलैंड में छुट्टियों के लिए गया था। द डे सुनामी स्ट्रक्स, और उसी दिन क्या आ गई थी, सुनामी आ गई थी। डी के बाद में सी पर आ जाइए। सडनली ऑन अ ब्राइट आफ्टरनून, सडनली मतलब अचानक, एक खुली दोपहर में, चटकती हुई दोपहर में। आई नोटिस अ लॉट ऑफ वेव्स, मैंने नोटिस किया कि एक बहुत सारी जो वेव्स हैं, ग्रोइंग बिगर, वेव्स बड़ी होती जा रही हैं, स्प्लैशिंग क्विकली, और तेजी से हमारी ओर बढ़ रही हैं। बिफोर वी कोड रिएक्ट और कॉम्प्रहेंड, इससे पहले हमको रिएक्शन कर पाते या समझ पाते, द वाटर हैड वाइप्ड आउट ऑल द सेंटिनीज ऑफ द बीच। तो जैसे ही हम कुछ कर पाते, कुछ समझ पाते, उससे पहले ही जो बड़ी बड़ी लहरें थीं उन्होंने क्या कर दिया, हम सबको बिल्कुल पानी में
उड़ा दिया, बिल्कुल वाइप कर दिया, पोंछ दिया, जैसे पोंछे से पोंछते हैं ना, ऐसे। सुनामी जब आया था, बहुत खतरनाक आया था ना सुनामी, कई सारे लोग मारे गए थे लाखों की संख्या में। चलिए आगे बढ़ता हूँ, 65 पर आता हूँ। 65 क्या बोल रहा है? माई मॉम हैड हर मफिन्स बट शी डिड नॉट ईट नन। देखिए कभी भी नॉट आता है तो नन तो आएगा नहीं, आप एनी का यूज़ कर सकते हैं। किसका यूज़ कर सकते हैं? नॉट के साथ में एनी आता है। तो मेरे हिसाब से जो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शी डिड नॉट ईट एनी। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना आइडम एंड फ्रेसेस बताना है। आवर डिफेंस मिनिस्टर हैज शोन हिज सिल्वर विल इंट्रोड्यूसिंग द स्कीम। स्कीम को इंट्रोड्यूस करते हुए उन्होंने अपनी सिल्वर विल बताई। भैया सिल्वर विल तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना, मैंने सुना है आयरन विल। आयरन विल का मतलब क्या होता है? दृढ़ निश्चय। उन्होंने अपने दृढ़ संकल्प को सुनाया, यही वर्ड मैंने सुना है। आयरन विल इसका मतलब होता है किसी चीज को दृढ़ निश्चय करना। ठीक है, 67 पे क्या दिया हुआ है? द टीम परफॉर्मेंस वाज एज एट जेनिथ इन 2017। अच्छा, जेनिथ का मतलब क्या होता है बताइए? टॉप, उच्च बिंदु होता है, टॉप पर हो, शिखर पर हो आप। पिनेकल, अपेक्स, पीक। अब देखिए स्नीक का मतलब क्या होता है? कोई चीज अगर आप चुपके से कर रहे हो, स्लाइटली। अच्छा, स्टिल्थली, चुपचाप से किसी काम को कर रहे हो, स्टिल्थली। हाइट का मतलब ऊंचाई, पीक का मतलब ऊंचाई होता है, और नेडर का मतलब होता है बॉटम। वो हो गया उच्च बिंदु जेनिथ, और नेडर हो गया निम्न बिंदु। ऑप्शन नंबर ए विल बी माय फाइनल आंसर, क्योंकि एंटोनिम बताना था। 68 में भी देखो आपको क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। शी मेड अ करेजियस डिसीजन टू क्वाइट हर जॉब। करेजियस का मतलब क्या होता है? बहादुरी वाला डिसीजन लेना, है ना। उसने कैसा डिसीजन लिया? बहादुरी वाला डिसीजन लिया, यानी बोल्ड डिसीजन लिया, साहसिक डिसीजन लिया। ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है बताइए? ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है काम का मतलब क्या होता है? शांत, पीस। अच्छा, ऑब्स्टिनेट का मैं एक सिनोनिम बता देता हूँ जो एग्जाम में बहुत आता है, जो है अडामेंट। अडामेंट, जिद्दी। मायोपिक का मतलब क्या होता है? शॉर्ट साइटेड, जिसकी जो पास की जो दृष्टि होती है कमजोर हो जाती है ना, वो। कावर्ड का मतलब क्या होता है? डरपोक। तो देखिए यहाँ पर जो फैसला है वो कैसा था? मजबूत फैसला लिया था, हमको उसका उल्टा बनाना है, डरपोक वाला फैसला, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 पर। द कंपनसेशन दैट द गवर्नमेंट एग्रीड टू प्रोवाइडेड टू द डिपेंडेंट ऑन द ट्रेन एक्सीडेंट इज फेयरली लेस। देखिए कंपनसेशन दिया गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था, और फिर सरकार क्या कर रही है? उनको कॉम्पनसेट कर रही है, अपनी तरफ से कुछ सहायता दे रही है। तो मैं आपको बता दूं, फेयरली के साथ में हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज आती हैं, जैसे फेयरली गुड। ठीक है, और जबकि रादर के साथ में क्या आती है? नेगेटिव वैल्यू आती है। कैसी वैल्यू आती है? नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अब देखिए उन्होंने कैसा कंपनसेशन दिया था? बहुत कम दिया है, तो फेयरली लेस की जगह पे इनको कहना चाहिए रादर, और पॉजिटिव डिग्री लेस का क्या बन जाएगा? लिटिल। या तो ये आंसर कर दीजिए, या फिर एक आंसर ये कैसे कर सकते हैं? क्वाइट लो, बहुत कम था। तो फेयरली वर्ड नहीं आना चाहिए, कुल मिला के रादर आना चाहिए, और मेरा जो आंसर लगेगा ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा फाइनल आंसर। क्लियर? चलो, अच्छा कौन से चैप्टर से आया है? एडवर्ब से आया है। पता है एडवर्ब से अब ज्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं आपके पेपर के अंदर, एडवर्ब से आया। इफ यू आर गोइंग टू कीप ईटिंग दोज कुकीज, अगर आप उन कुकीज को कंटिन्यू खाते रहेंगे, तो यू खाने वाले हैं, यू आर गोइंग टू डैश योर डिनर। आप अपने डिनर को क्या करने वाले हैं बताइए? अगर वो कुकीज को खाते रहेंगे तो क्या डिनर खा लेंगे? क्या नहीं खा पाएंगे भैया, म्यूट हो जाएंगे, अलाउ कर देंगे नहीं, चीयर खुश हो जाएंगे नहीं, तो आप डिनर को मिस कर देंगे, है ना। अगर जैसे डिनर टाइम है और डिनर टाइम से पहले आप कुछ हल्का फुल्का खा रहे हैं, डिनर है, और आप मैगी 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 खेल रहे हैं, नूडल्स 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 खेल रहे हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो फिर आपकी भूख मर जाएगी, आप नहीं खा पाएंगे ज़्यादा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 71 पर आते हैं। 71 क्या बोल रहा है? कोडाकू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डैश प्लांट। देखिए प्लांट कौन सी फॉर्म है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अच्छा ये बताइए, कोडाकू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे सर सिंगुलर है, तो हैव नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, हैज़ बीन नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा केवल हैज़।
तो हैज़ प्लान्ड अ हनी फेस्टिवल, उन्होंने एक हनी फेस्टिवल का प्लान किया है इन द गार्डन ऑफ राजा सीट इन मडीखेरी ऑन 24 to 25 दिसंबर। देखिए दिसंबर 24-25 दिसंबर को राजा सीट जो गार्डन है, द गार्डन ऑफ राजा सीट के गार्डन के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसको हनी फेस्टिवल कहते हैं। और ये किस में बन रहा है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा बनाया जा रहा है ये। द फेस्टिवल विच हैज़ बीन प्लान्ड इन एसोसिएशन विद कोडागु जिला पंचायत एंड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है? बागवानी करना, ठीक है, पेड़ पौधे लगाने वाले, ठीक है, फल लगाने वाले डिपार्टमेंट एंड डैश एम्ड एज। अब देखिए अगर आप देखें कि इसके अंदर पूरा का पूरा एक फेस्टिवल के बारे में बताया जा रहा है और कोई प्लूरल फेस्टिवल नहीं है। फेस्टिवल कैसा है? सिंगुलर है, तो देखो यहाँ पर हैज़ आया है, सिंगुलर है, तो आगे भी यहाँ पर सिंगुलर ही वर्ब आनी चाहिए, इज का यूज़ किया जाएगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। इज एम एट, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? एनकरेजिंग डैश इन कोडागु, उनको कोडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या करना है? एनकरेज करना है। किस चीज़ को एनकरेज करना है? अच्छा ये बताइए, मधुमक्खी पालन उत्सव है तो मधुमक्खी पालन को तो एनकरेज करेंगे। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है? हॉर्टिकल्चर में आप फ्रूट्स लगा रहे हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर में आप प्लांट्स लगा रहे हैं। सेरीकल्चर में आप क्या करते हैं? रेशम का कीड़े, रेशम का उत्पादन। और एपीकल्चर में आप क्या करते हैं? जो है हनी फेस्टिवल यानी मधुमक्खी पालन वाला काम करते हैं, ठीक है। इन अ व्यू टू द वर्ल्ड वाइड डिमांड ऑफ द कुर्ग हनी, देखिए कुर्ग हनी की आवश्यकता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और एपीकल्चर यानी मधुमक्खी पालन की व्यवस्थाएं को आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें कौन कौन सहयोग कर रहा है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेशन सहयोग कर रहा है और 24 से 25 दिसंबर को ये फेस्टिवल मनाया जाता है। द फेस्टिवल इज डैश टू ब्रिंग टुगेदर नॉट ओनली पीपल इंगेज्ड इन एपीकल्चर, इस फेस्टिवल का उद्देश्य ना केवल जो है किनको लोगों को एक साथ जोड़ना है, लेकिन वैज्ञानिकों को, बट आल्सो साइंटिस्ट, सोसाइटी एंड कंपनी, लेकिन साइंटिस्ट को भी जोड़ना है, सोसाइटी को भी जोड़ना है, कंपनी को भी जोड़ना है। तो कुल मिला के क्या कर रहे हैं बताइए? आशा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आशा कर रहे हैं। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है को छोड़कर, है ना, अपार्ट फ्रॉम, यानी इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे तो ये नहीं होगा। सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कोई चीज़ क्या हो, बिल्कुल पक गई हो, जो बिल्कुल सही हो, वो सोफिस्टिकेटेड नहीं। एक्सेप्ट का मतलब होता है एग्री करना, तो भैया इधर पे एग्री भी नहीं होगा। एक्सपेक्टेशन है, क्या किया जा रहा है? इसमें आशा की जा रही है कि ना केवल लोग शामिल होंगे, एपीकल्चर वाले लोग शामिल होंगे, बल्कि वैज्ञानिक, सोसाइटी और कंपनीज भी शामिल होंगी। और अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि कंपनीज डैश इन प्रोड्यूसिंग हनी, तो ये हनी को उत्पादन करने में सहयोग करेंगे। तो ध्यान रखिए रिलेटेड के साथ में टू प्रपोजिशन आता है, गलत है। एंग्रोस्ड का मतलब शामिल होना, ये भी नहीं होगा। कैप्टिवेट भी नहीं होगा, घेरना। एंगेज्ड इन, क्या होता है एंगेज के साथ में? कौन सा प्रपोजिशन आता है? इन आता है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए 76 से लेकर पूरा का पूरा 100 तक लेकर आऊँगा। आज के सेशन में, आज के वीडियो में इतना ही है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई तैयारी के साथ में, एक नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। अपनी तैयारी अच्छे से करें, अपना और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें।